हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई वेलकम यू ऑल। आई एम सीए सचिन गुप्ता। और बच्चों, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज एंटायर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आईपीसीसी लॉ के अंदर। आईपीसीसी लॉ में बिजनेस लॉ का टॉपिक इज ऑफ 30 मार्क्स, जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर कहीं ना कहीं पूरे बोनस एक्ट का सोल आपको समझ आएगा। दिस विल ग्रेटली हेल्प यू बिफोर द एग्जाम्स। एग्जाम से पहले जब नर्वसनेस होती है, पसीने छूट रहे होते हैं, टेंशन हो रही होती है, उस टाइम पर ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर आपको एंटायर बोनस एक्ट से रूबरू करवा देगा। So this is an immensely important video through which students who have already studied bonus act will be able to revise। ठीक है ना जी। तो जैसे कोई भी नया काम करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, इसी प्रकार से हम भी नारियल फोड़ते हैं और शुरू करते हैं रिवीजन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। मैंने अपना आपको नाम बता ही दिया था, फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा से बता देता हूं। आई एम सीए सचिन गुप्ता। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बहुत ही सुंदर, टिकाऊ और सुशील एक्ट है ये। आई मीन टू से दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एक्ट। फ्रेंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है बोनस। और बोनस एक लैटिन वर्ड बोनम से डिराइव हुआ है। बोनस वर्ड लैटिन वर्ड बोनम से डिराइव हुआ है। बोनम का मतलब अच्छी बात, इट मीन्स गुड थिंग। यस फ्रेंड्स, बोनस इज अ गुड थिंग ऑब्वियसली। भाई, समथिंग एक्स्ट्रा किसको पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू गिव योर एग्जाम्स एंड यू गेट एन एग्जेम्पशन, खुशी दुगना हो जाती है ना। मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, पास तो होना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिल जाए तो बोनस इज फ्रेंड समथिंग एक्स्ट्रा। भैया, जो मेहनत करते हैं उसके बदले जो मिलता है वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ ज्यादा मिल जाए, उम्मीद से दुगना, उम्मीद से ज्यादा, उसमें मजा अलग ही होता है। सही कह रहा हूं ना मैं आप लोगों को। So bonus is a good thing as per the word bonum, which is a Latin word, which means something extra over and above which is due for service. अब the point is, भाई ये एम्प्लॉयर आपको एक्स्ट्रा चीज क्यों देगा। अरे भैया, इंसान है हम लोग, मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे वो सब्जी वाला सब्जी लेते हो तो धनिया डालता है, आपने देखा होगा, धनिया मिर्ची, है ना। तो वो धनिया मिर्ची का जो स्वाद होता है वो सब्जी से ज्यादा होता है क्योंकि वो मुफ्त में मिली है। दैट इज द पॉइंट। So when you give something extra over and above the hard work, the employee feels motivated and ultimately he will work more harder. But ये something extra देना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? बेटा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेंट, इसकी अप्रूवल दे दी थी
It was assented by the president on 25 September 1965. It was approved by the president. That is a bill which goes through the Lok Sabha, Rajya Sabha, and then ultimately gets signed by the president. So it was signed by the president on 25 September 1965, 25th of September 1965. Or after this date, giving bonus, because the law has been passed, has become mandatory. उससे पहले बोनस देना एम्प्लॉयर की विम एंड फैंसी पर, एम्प्लॉयर की मर्जी पे होता था. बिल्कुल सही बात. भैया मेरा मन किया तो दे दिया, नहीं तो नहीं दिया. अब जहां पर कोई चीज ऑप्शनल होती है, भैया झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, रंजिश होती है, फाइट्स होती हैं, और फाइट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर या बाहर भी. कोर्ट्स में अब ये झगड़ा सॉल्व होते थे. पहले एम्प्लॉयर बोलता था इतना बोनस है, एम्प्लॉय बोलता नहीं जी ज्यादा होना चाहिए, पप्पू को इतना ज्यादा दिया, मुझे कम क्यों दिया, ऐसी बातें होती थी. फलाना एम्प्लॉय को क्यों दिया, मैंने ज्यादा मेहनत करी. कोर्ट्स का दिमाग खराब हो गया. लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वेंट टू द कोर्ट्स. और कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई 1965 से पहले. मैं हिस्ट्री में लेके जा रहा हूं. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन. दैट वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया, सरकार को फटकार लगाई कि भैया बहुत ज्यादा दिक्कतें बोनस को लेकर हमारे पास आ रही हैं, कृपया करके कोई लॉ हिंदुस्तान में लाओ, पता लग जाए एम्प्लॉयर को कितना देना है, एम्प्लॉय को यह पता जाए कितना रिसीव करना है. डिस्प्यूट्स अराइज ही नहीं होंगे, और होंगे भी तो कम होंगे, क्योंकि व्हेन एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, फ्रेंड्स, डिस्प्यूट अराइज कम होते हैं. घर में भी तो ऐसा ही होता है. माता पिता बता दें भाई कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे. कभी 12 बजे आ रहे हो, कभी 2 बजे आ रहे हो, कभी आ ही नहीं रहे, कोई लॉ नहीं है, तो झगड़े होते हैं. माता पिता ने बता दिया भाई 10 बजे तक आना है, उसके बाद आओगे तो घुसने नहीं देंगे, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी. कहने का मतलब है, लिटरली मत ले लेना. तो कहने का मतलब ये हुआ, डिफाइन कर दो पैरामीटर्स, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक. एम्प्लॉय को भी पता है, एम्प्लॉयर को भी पता है. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, बोनस कमीशन बिठाया. सरकार यही करती है, कोई लॉ बनाना होता है तो कमेटी बना दिया, कमीशन बिठा दिया 1964 में. और बोनस कमीशन की रिकमेंडेशंस के मुताबिक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में पास हो गया. सो नाउ आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस has become mandatory. Earlier, before the act, it was optional. And friends, whenever things are optional, disputes are bound to arise. Whereas after passing, now it has been written in black and white. Employer knows what he has to give as bonus, and employee knows what he is entitled to receive as bonus. Fine? This was the history part. बच्चों, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपके पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपके 40 सेक्शंस हैं. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कंटेन्स 40 sections. Payment of bonus act contains 1 to 40 sections. 40 sections का ये small and interesting act है. अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको उन sections की एक summary flow chart के रूप में बताने वाला हूं, so that when you revise you get a bird eye view of the entire bonus act. Friends,
Payment of Bonus Act 1965, Payment of Bonus Act 1965 is applicable on eligible establishments. Is not applicable on not eligible establishments. Now my point is, जो ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ना भैया, ये सारी एस्टैब्लिशमेंट्स पे लागू नहीं होता. एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब शॉप्स, गोडाउन्स एक्सेट्रा, ऑफिस, क्योंकि कहीं जगह 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कहीं जगह 8 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. वी डोंट वांट टू बर्डन देम एज अ एम्प्लॉयर टू पे बोनस, बिकॉज छोटे स्केल पे काम हो रहा है, पगार ही दे दें वही बड़ी बात होती है, बोनस कहां से देंगे. इसलिए सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का दायरा है और वो एस्टैब्लिशमेंट्स सेक्शन 1 के अंदर कवर्ड है. सो कोई आपसे पूछे कि भैया कौन सी एस्टैब्लिशमेंट्स पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होगा, तो आप बोलना सेक्शन 1. फिर आपसे कोई पूछे भैया कहां लागू नहीं होगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, क्वाइट लॉजिकल, विच आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 1, नॉट कवर्ड under section 1, which are not covered in section 1. So establishments not covered in section 1 are outside the scope of the payment of bonus act. Friends, now if you are covered in section 1, तो भैया आप तो एलिजिबल थे. If you are covered in section 1, if you are covered in section 1, तो यू आर एलिजिबल. यहां पर तो नॉट एलिजिबल लिखा है, लेकिन आप एग्जेम्प्टेड हो अंडर सेक्शन 16, 20, 32 और 36. आपके ऊपर बोनस एक्ट लागू नहीं होगा. क्या मतलब? सिंपल सा बात है. इफ यू आर कवर्ड इन सेक्शन 1, payment of bonus act is applicable on you. If you are not covered in section 1, obviously payment of bonus act is not applicable on you. Obviously payment of bonus act is not applicable on you. But if you are covered in section 1, in certain cases there are certain sections like 16, 16, 20, 32 and 36. Government, in spite of being that you are covered, government exempts you from the payment of bonus act. There might be some reasons behind that. When we are going to do 16, 20, 32, 36, I am going to tell you. But there are those reasons why the government is exempting you from the payment of bonus act. There might be some public interest involved, or some financial difficulties, or some service motive, sarkari sansthan, government departments undertakings, and so on. Friends, एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट्स विच आर डिफाइंड इन सेक्शन 1, उसमें जो बोनस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑन द एम्प्लॉयर. जो बोनस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑन द एम्प्लॉयर. यस, मालिक, सबका मालिक एक, वो तो भगवान जी हो गए. भैया आप जब नौकरी करते हो तो आपका मालिक तो आपका एम्प्लॉयर है, उसका ही गला दबाओगे. भैया लिटरली नहीं कह रहा मैं, आई मीन टू से यू आर गोइंग टू प्रेशराइज हिम टू पे बोनस ना. अगर मैं कंपनी में काम करता हूं तो भाई मैं कंपनी से बोनस लूंगा, लेकिन कंपनी में कोई एम्प्लॉयर तो होगा, मेरा मैनेजर होगा, मेरा बॉस होगा, उसका ही तो मैं पकड़ूंगा, मेरा बोनस नहीं मिला. तो द टर्म एम्प्लॉयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14. सेक्शन 2 क्लॉज 14 में एम्प्लॉयर डिफाइंड है. एम्प्लॉयर में डायरेक्टर्स आएंगे क्या, है ना, ये वाली बातें पढ़ी. मैनेजर आएगा, सीनियर मैनेजर आएगा. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सो एम्प्लॉयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14. द एम्प्लॉयर इज सपोज टू गिव बोनस
to the employee. Quite logical. And the term employee is defined under section 2 clause 13. Friends, not to any employee but eligible employee. So the employer is supposed to give bonus to an eligible employee. And friends, eligibility criteria section 8 के अंदर है. Who is eligible? Employee is eligible. Employee is defined under section 2 clause 13 plus eligibility criteria is section 8. Eligibility criteria is section 8. So both these conditions needs to be fulfilled together if the bonus is to be received by the employee. Plus not disqualified अंडर सेक्शन 9. चाहे आप एलिजिबल हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, बट फ्रेंड्स यू आर डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 9, देन इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एलिजिबल, नो बोनस. नाउ यू वुड से व्हाई? There might be some wrong type of things which you have done in the office. तुमने चोरी करी है, मर्डर किया है, नौकरी से धक्के देके निकाल दिया और जाते जाते बोल रहे हो प्लीज गिव मी बोनस. बड़ा अच्छा काम किया है ना, झंडे गाड़े हैं ना तुम लोगों ने, जो तुम्हें बोनस मिलना चाहिए. दैट इज द रीजन. तो अगर डिस्क्वालिफाइड हो गए बोनस नहीं मिलेगा. तो भैया एम्प्लॉय एलिजिबल होगा और डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा तो बोनस मिलेगा. अदर एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिलेगा. अच्छा जी, अब बोनस मिनिमम और मैक्सिमम. मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि मिनिमम का मतलब इससे ऊपर ही मिलेगा ना आपको, एटलीस्ट. मिनिमम का मतलब लगा लीजिएगा एटलीस्ट, मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट. इसी के बीच में आप लोगों का बोनस विल रोटेट. मिनिमम बोनस के सेक्शंस हैं सेक्शन 10, सेक्शन 12 और सेक्शन 13. सेक्शन 10 प्लस सेक्शन 12 प्लस सेक्शन 13 आर मिनिमम बोनस सेक्शंस. तीनों को इकट्ठे पढ़ेंगे मिनिमम बोनस समझने के लिए. मैक्सिमम बोनस इज सेक्शन 11 plus section 12. Maximum bonus is section 11 plus section 12. Two sections will be used together to understand what is maximum bonus. Friends, both this minimum and maximum bonus are subject to percentage of your salary. Percentage of your salary, or you can call it wage. And your salary or wage is defined under section 2 clause 21. 2 clause 21 में आपकी सैलरी और वेज इज डिफाइंड, यानी कि जो बोनस मिलेगा मिनिमम परसेंटेज या मैक्सिमम परसेंटेज, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी और वेज. एंड अब सैलरी और वेज इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 21 प्लस subject to allocable surplus. Subject to allocable surplus. और allocable surplus मोटा मोटा 2 clause 4 में डिफाइंड है. 2 clause 4 में which means profits of the firm. भैया आपको बोनस मिलेगा तो सही, मिनिमम या मैक्सिमम, लेकिन वो इसमें भी डिपेंडेंट होता है कंपनी या एम्प्लॉयर के पास प्रॉफिट कितना है ना. आपकी सैलरी और वेज का परसेंटेज तो मिलेगा आपको, मैं उस पर डिनाई तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि अलॉकेबल सरप्लस, मोटा मोटा भी अभी समझाया नहीं है. अलॉकेबल सरप्लस का मतलब प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. याद रखना मिनिमम मैक्सिमम बोनस में एक चीज और होती है, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम बोनस. डिडक्शन, कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन? डिडक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन. अरे भैया, डिडक्शन इज समथिंग टू बी सब्ट्रैक्टेड
एंड डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब जीरो, यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पेनी, डिस्क्वालिफाइड. तो डिडक्शन मीन्स समथिंग इज रिड्यूस्ड, एंड डिडक्शंस आर कवर्ड in section 17 and section 18. Section 17 and section 18 contains deductions. Deductions means you will get the bonus, I am not denying the fact, but something will be subtracted from the bonus. You might have done some bad thing again, but not such bad that you will be disqualified. है ना, किसी को खून कर देना, that's a very bad thing. Obviously that's a crime. That is the point. Violent behavior है, तलवार लेके चलाने लग गए with a sword and you say or you do anything, so you will be thrown out of the office and a police complaint will be done. You will not get the bonus. But if there is some minor things, might be you have done something wrong and because of that there is a loss to the employer of 5,000, 2,000, 1,000. So that amount can be subtracted from the bonus which the employer wants to give it to you. बात समझ आ रही है ना मेरी? That is the point. Section 17 and 18 में हम करेंगे. बेटा याद रखना, ये जो बोनस है ये प्रॉफिट बेस्ड बोनस है, क्योंकि हमने बताया प्रॉफिट बेस्ड बोनस क्योंकि अलोकेबल सरप्लस निकाला जाएगा. मोर द प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर, मोर द बोनस टू द एम्प्लॉय. अरे भैया सिंपल सी बात है, माता पिता ज्यादा कमाएंगे तो भैया पॉकेट मनी भी ज्यादा मिलेगी. सही कह रहा हूं ना मैं? बोलो ना, सही कह रहा हूं? बॉयफ्रेंड के पास ज्यादा पैसा होगा तो गर्लफ्रेंड को तोहफे भी ज्यादा मिलेंगे. ये बात तो समझते हो है? चलो, तो प्रॉफिट बेस्ड बोनस तो है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड बोनस भी अलाउड है सेक्शन 31A में. सेक्शन 31A में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बेस्ड बोनस भी अलाउड है. 31A में प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बेस्ड. ये बेटा वही वाली बात हो गई जैसे अगर आप पेरेंट्स आपको लालच देते हैं, बेटा तू अच्छे नंबर लिया 12वीं में, 12th में, सीपीटी में, आईपीसीसी में, हम तुझे स्कूटी दिलवा देंगे, बाइक दिलवा देंगे, मोबाइल दिलवा देंगे, है ना. ये होता है प्रॉफिट बेस्ड. मेहनत करोगे, प्रॉफिट्स माता पिता को खुश करोगे, वो दे देंगे. लेकिन दोस्तों आपने खूब मेहनत करी, दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिया. क्या बात है, दिन को रात कर दिया, रात को दिन कर दिया, इतने मेहनत करी, लेकिन दोस्तों आप पास नहीं हुए. लेकिन माता पिता लीगली तुम्हें नहीं दिलवाएंगे बाइक या स्कूटी या जो भी चीज थी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, प्रॉफिट नहीं आया. लेकिन लॉजिकली दे देनी चाहिए, बंदे ने मेहनत तो करी. तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बेस्ड बोनस 31A सेक्शन में यही है कि भाई प्रॉफिट चाहे आए या प्रॉफिट ना आए, यू हैव डन द हार्ड वर्क. प्रोडक्शन तो हुई है ना बिके माल, ना सेल हो, ना प्रॉफिट हो, भाड़ में जाए, आपको बोनस मिल सकता है. लेकिन 31A में कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, फिर आपको बोनस प्रोडक्टिविटी बेस्ड या प्रोडक्शन बेस्ड मिलेगा. बात समझ आ रही है आपको मेरी? बात समझ आ रही है मेरी आपको? चलिए अब अदर सेक्शंस की बात कर लें. एक सेक्शन हम करेंगे, सेक्शन 19 जिसमें हम करेंगे मोड
और टाइम लिमिट, मोड और टाइम लिमिट, कि भैया बोनस किस फॉर्म में देना है। दोस्तों एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारा बोनस ड्यू हो गया है, मैं तुम्हें जादू की झप्पी दूंगा बोनस के रूप में। आप बोलोगे भाई झप्पी है, हमें बाहर से भी मिल जाएंगी, हमें झप्पी झप्पी नहीं चाहिए, आप हमें तो कैश दे दो। भैया हमें ये झप्पी प्यार मोहब्बत बहुत है दुनिया में, ले लेंगे, हमें तो रोकड़ा दे दो, रोकड़ा। तो मोड ऑफ द मेथड। और टाइम लिमिट, साल के बीच में मिलेगा, साल के बाद मिलेगा, ये भगवान जी का प्रसाद, ये मेथड है, सॉरी ये टाइम लिमिट है। दूसरा सेक्शन 21 करेंगे रिकवरी। रिकवरी सेक्शन 21 है रिकवरी। भैया टाइम लिमिट तो हम पढ़ेंगे 19 सेक्शन में, लेकिन उस टाइम लिमिट में अगर बोनस ना मिले तो व्हाट आर द हथियार और द वेपन्स इन योर हैंड सो दैट यू कैन रिकवर द बोनस। क्योंकि द बोनस इज नो लॉन्गर एन ऑप्शनल पेमेंट, इज अ मैंडेटरी पेमेंट। if you are an eligible employee not disqualified, do you have the right? So what can you do to recover your bonus? That is section 21. Section 22 is dispute. Dispute means there is some झगड़ा or a fight, not physically fight कि मार रहे हो ऐसे fight, it's not a literal fight. That means there is a dispute regarding the amount, eligibility. That is the point. Employer बोल रहा है you are eligible for a bonus of 2,000. You say no man, I am eligible for 3,000. There might be some dispute about calculation and eligibility. Employer is saying I am not going to give you a single penny of bonus. Then the employee is saying what on hell you are thinking? I am eligible for bonus. That is a dispute. तो eligibility को लेकर amount को लेकर झगड़ा होता है. Now section 23, 24, 25 that are relating to proceedings in dispute plus assumption of books of accounts. Proceedings in dispute plus assumptions in books of accounts. इसका पीछे लॉजिक ये भैया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हो गया. झगड़ा समझते हो? वी आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, स्पेशली इन दिल्ली. ऑन रोड्स everyone is on short fuse. There's a lot of stress, है ना? चलो स्ट्रेस की बात जो है किसी और वीडियो में करेंगे, बच्चों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात. Now, whenever there is a dispute, with the matter is referred to a tribunal or a court, and the books of accounts of the employer are presented before the arbitrator or the tribunal. Now, if those books of accounts are audited by a chartered accountant, those books of accounts are audited by a chartered accountant or CAG, that's a Comptroller and Auditor General of India in case of government accounts, then we'll assume that the books of accounts are accurate. Will not let the employee and the trade union to raise finger on the accounts and say these accounts are bad. That is the point. So section 23, 24, 25 we are going to learn. If there is a dispute and the matter is to a tribunal, refer to the tribunal or arbitrator, and the accounts are being audited or had been audited, so what is the assumption that is going to apply? Section 26 is records. Section 26 is records. Records means what are the records that have to be maintained by the employer? You can say किताबें, books of accounts किस टाइप की मेंटेन करनी है. Friends, section 27 is inspector साहब,
थानेदार, थानेदार जी अपॉइंट करे जाएंगे। क्यों? ये चेक करने के लिए थानेदार अपॉइंट करेंगे कि भाई एम्प्लॉयर बोनस एक्ट का पालन कर रहा है या नहीं, ही इज फॉलोइंग द प्रोविजंस और नॉट, वी आर गोइंग टू चेक दैट। एंड सेक्शन 28 is of penalty. Section 28 is of penalty. That is the dand, है ना। जब आप कुछ गलती करते हो तो ऑब्वियसली गलती की सजा तो मिलती है। यू कैन नॉट एस्केप योर डीड्स, दैट इज द पॉइंट। बात समझ आई आप लोगों को मेरी? तो सेक्शन 28 is of penalty. So these mota these sections are very important. They are minor sections also which I cannot discuss. This cannot be a substitute for the entire bonus act, which actually takes 4 to 5 classes. But my best intention is so that within an hour or 1.5 hours you get the thick of things. Like होता है ट्रेलर मूवी का, मूवी के ट्रेलर से समझ आ जाता है मूवी कैसी है। तो उसी तरीके से आपको बोनस एक्ट के ट्रेलर से बोनस एक्ट समझ आ जाए, ये मेरी इंटेंशन है। आगे लेक्चर्स के अंदर, हाँ भी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है भैया, कभी सोच लो टाटा बाय बाय, ना आगे के लेक्चर्स में इशू करूंगा जिसमें और चैप्टर्स को भी हम रिवाइज करेंगे। तो ये मोटा समरी आपको मैंने बताई, इसी को थोड़ा सा हम आगे अब बढ़ाएंगे। दोस्तों इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या थी मैं थोड़ा वो बताऊं। दोस्तों व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट, आई बिकेम अ सीए इन 2001 and I've taught over 15,000 students. In fact उससे ज्यादा ही हो गए होंगे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर। सो मेरी होता क्या था दोस्तों, सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, पूरा पढ़ लेते थे, एग्जाम से पहले भूल जाते थे। तो दैट इज माय इंटेंशन कि कम से कम आप लोगों के पास एक समरी है, हथियार है, तलवार है, जो भूलने की बीमारी बच्चों को होती है वो आप दूर कर पाओ। चलिए बेटा, तो अभी इन्हीं मुद्दों को अपने साथ रखेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे बोनस एक्ट के बारे में। बेटा मैंने कहा था बोनस एक्ट प्रॉफिट बेस्ड बोनस है। क्या प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस भी है? हाँ जी, प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस भी है। कौन सा सेक्शन था? याद करो, अभी करवाया है 31A। और कौन सा प्रॉफिट? जैसे अकाउंटिंग प्रॉफिट को तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, बोनस एक्ट में प्रॉफिट का मतलब है अलॉकेबल सरप्लस। अलॉकेबल सरप्लस 2 क्लॉज 4 में है। अलॉकेबल सरप्लस 2 क्लॉज 4 ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बोनस के रूप में एम्प्लॉइज को। नाउ क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये लॉकेबल सरप्लस क्या है? बड़ा सिंपल है भैया, कोई टेंशन नहीं है, हम हैं तो क्या गम है ना। तो अलॉकेबल सरप्लस क्या है भैया? अलॉकेबल सरप्लस कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूटेशन ऑफ अलॉकेबल सरप्लस के लिए आप स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट से, जिसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बोनस के रूप में एम्प्लॉइज को। क्यों? अरे भैया उसमें तो आपने दबा के खर्चे डेबिट किए हुए होंगे और आप तो नेट प्रॉफिट बहुत कम दिखाओगे और बोलोगे नेट प्रॉफिट है 0। हम कैसे बनाए एम्प्लॉय को हीरो? बोनस है ही कहां से दे, नेट प्रॉफिट ही बहुत कम है। तो सरकार ने कहा भाई नेट प्रॉफिट तो शुरुआत है, जीपी तक जाएंगे, जीपी बांटना है, यानी कि नेट प्रॉफिट मत देखना बांटने के लिए, आप ग्रॉस प्रॉफिट को देखना। तो नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करेंगे अंडर सेक्शन 4।
which you can see in section 4 of the payment of bonus act. There are some adjustments in section 4, plus minus adjustments करेंगे. जो चीज डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, जो डिसअलाउड है, वो क्रेडिट कर देंगे प्लस, और जो चीज क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी और क्रेडिट हो गई तो माइनस डेबिट कर देंगे. कहने का मतलब पीजीबीपी में भी तो करते हो, इनकम टैक्स में, प्रॉफिट और गेन्स और बिजनेस प्रोफेशन में. There are certain expenses which are allowed and there are certain incomes which have to be credited. If an expense is not to be debited and you have debited, we are going to credit it. और जो चीज क्रेडिट होनी नहीं चाहिए और क्रेडिट हो गई तो डेबिट कर देंगे. और इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. तो वी आर गोइंग टू यूज द ग्रॉस प्रॉफिट और द बेस, दैट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, नॉट द नेट प्रॉफिट विच इज ऑलवेज वेरी लेस. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट में हम करने वाले हैं कुछ माइनस. प्रायर पीरियड चार्जेस, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6. अरे भैया प्रायर पीरियड चार्जेस क्या है? डेप्रीसिएशन है, इनकम टैक्स है, डिविडेंड है. अब भैया सारा जीपी बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? कुछ पैसा रिजर्व में डालना है, कुछ पैसा डिविडेंड देना है. दीज आर अलाउड. ये माइनस करो. डेप्रीसिएशन है, इनकम टैक्स है, जेन्युइन खर्चे हैं, ये भी तो माइनस करेंगे. ये सेक्शन 6 में है. उसके बाद प्लस करेंगे टैक्स सेव्ड विद रिस्पेक्ट टू बोनस पेड ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर. आपने जो टैक्स की बचत करी बोनस देने के कारण, उसको ऐड करेंगे. बिल्कुल. अरे यार सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर का 1 लाख का बोनस दिया, 30% टैक्स तुम पे लगता है. 1 लाख डेबिट करोगे पीनल अकाउंट में तो 30,000 रुपए का टैक्स तो बचेगा ना. तो जो बोनस देने के कारण पीएनएल में डेबिट हुआ है, जो टैक्स की सेविंग करी है, वो ऐड करेंगे. और अब आ जाएगा अवेलेबल सरप्लस. अवेलेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अलोकेबल सरप्लस. और दोस्तों अवेलेबल सरप्लस डिफाइंड है सेक्शन 5 में. अवेलेबल तू है के नहीं. दोस्तों गाना मुझे आता तो है नहीं, लेकिन ट्राई कर लेता हूं, इसी बहाने दिल की उमंग आ जाती है बाहर. तू है के नहीं. अवेलेबल सरप्लस का मतलब होता है जो है. भैया मिल बांट के खाएंगे, जिंदगी मिलकर बिताएंगे, है ना. तो वो कहने का मतलब ये हुआ भैया, अवेलेबल सरप्लस का मतलब है विच इज अवेलेबल बट वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर अवेलेबल सरप्लस टू द एम्प्लॉय. इसमें हम क्या करेंगे? कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर का, कुछ हिस्सा एम्प्लॉय का, मिल बांट के. अवेलेबल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो हिस्सा एम्प्लॉय को बांटा जाएगा अवेलेबल सरप्लस का, दैट इज अलोकेबल सरप्लस, which is 2 clause 4, which is 2 clause 4. So the amount of available surplus which we are going to distribute to the employee. Now the employer is a foreign company, non-banking business. Beta 67% of available surplus is to be distributed to the employee. For example, available surplus is rupees 100, 67% of rupees 100, इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे, 67 rupees has to be distributed to the employee. That means 33% can be retained by the employer. Foreign company that is incorporated outside India and non-banking business, maybe in chemical business, plastic business, banking का business नहीं है. That means स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं है ना, नॉन बैंकिंग बिजनेस. अदर एम्प्लॉयर हैज टू गिव 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस टू द एम्प्लॉय. दैट मीन्स अदर एम्प्लॉयर में क्या आ जाएगा बेटा? इंडियन कंपनी आ जाएगा, है ना,
इंडियन फर्म आ जाएगा एम्प्लॉय के रूप में, या बेटा फॉरेन कंपनी आ जाएगा, बैंकिंग बिजनेस, फॉरेन कंपनी बैंकिंग बिजनेस. सो दे हैव टू गिव फॉरेन कंपनी बैंकिंग बिजनेस, फॉरेन कंपनी बैंकिंग बिजनेस. अदर एम्प्लॉयर में आ जाएगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज, हल्दीराम्स, ये सब अदर एम्प्लॉयर में. So we have to give 60% of the available surplus to the employees as bonus, that is allocable surplus, and 67% in case of foreign company non-banking business. So profit लिया, net profit से शुरू किया, adjustments करी, gross profit आया, prior period charges किया, tax saving करी, available surplus निकाला, employer ये है 67, 60%. अब we are going to proceed. Beta, let's take an example. Let's take an organization. Let's take organization, maybe Reliance Industries Limited. I am just taking an example. Reliance Industries Limited. I am assuming it to be an eligible establishment under section 1, which we haven't done, but we will do. Total allocable surplus is 1 lakh. Friends, allocable surplus क्या चीज थी? जो एम्प्लॉयज को अवेलेबल सरप्लस का 67% और 60% होता है. टोटल सैलरी वेजेस 10 lakhs of all employees. Total salary wages 10 lakhs. Total salary wages employees की 10 lakhs. मान लीजिएगा इसमें सैलरी वेजेस 25,000 पर एनम कमा रहे हैं, जस्ट एजम्पशन, एंड अप्रोक्सीमेटली 40 एम्प्लॉयज हो गए बेटा. अगर हम 25,000 वेजेस दे रहे हैं और 40 एम्प्लॉयज हैं हमारे, तो हमारे 10 लाख की वेजेस हो गई. देखो एक बार क्लियर हो गया. सो आई एम एज्यूमिंग allocable surplus as 1 lakh rupees. Total salary wages as 10 lakh rupees, out of which we have 40 employees and each employee is getting 25,000 per annum. Now, can you tell me bonus to each employee? फ्रेंड्स, परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हो और अमाउंट मुझे बताना है. आपको बताना है मुझे परसेंटेज टर्म में और अमाउंट में. भैया परसेंटेज टर्म में कहना ही से 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 10%, एंड कहना ही से 2500 रुपए बोनसों का पर एम्प्लॉय 10% है. सैलरी तुम्हारी 25,000 है, इसका 10% 2500 रुपए पर एम्प्लॉय. देखना जरा एक बार, समझो. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. द पॉइंट इज इट डिपेंड्स हाउ यू आर स्टडिंग. इंटेलिजेंस इज कॉमन टू ऑल, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज टीचिंग यू. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. So bonus to each employee, percentage terms में 10%, amount is 10% of 2500 per employee. Now take an example. Assume this was case 1. Now allocable surplus is 70,000. Allocable surplus is 70,000. Now दोस्तों percentage terms में 70,000 divided by 10 lakhs, which is 7%. Now what will you do is, amount of bonus of each employee 25,000 into 7%. But friends, here is a panga. 7% bonus is too less. 7% bonus to employee is too less. Here section 10 will come into picture.
and section 10 says minimum bonus which is 8.33%. now instead of 7% you're going to pay bonus of 8.33%. so अगर हम कैलकुलेट करें 25,000 का into 8.33 divided by 12, it is divided by 100, not 12. It is 2082.5. तो ये जो बोनस था 8.33 पे 25,000 का 8.33% करेंगे and that amount will be 2082.5. or you can what you can do is you want to get a good figure. 8.33 is approximately 1 by 12. 8.33 is 1 by 12. Am I right? तो आप क्या करा करो, मिनिमम बोनस 25,000 डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो यू गेट अ राउंडेड फिगर, कुछ बेटर फिगर आएगा विच वी कैन सी 25,000 डिवाइडेड बाय 12 2083.33 आ रहा है, वो ही बात आ रही है. लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर यू वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट फिगर दैट इज 1 बाय 12. हाँ, एक्ट में 8.33% लिखा है तो यू कैन से 2082 इज द और 0.50 is the bonus. So instead of giving you 7%, will give you 8.33%. Now you will say, sir, 70,000 तो लॉकेबल सरप्लस है और 8.33 बांट दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर का हो गया 83,333. देखना बेटा, 70,000 का तो लॉकेबल सरप्लस था 8.33 के हिसाब से 10 लाख का बनता है 83. ये 13,333 का जो नुकसान हुआ है 13,333 का, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. एम्प्लॉयर ऐसा महसूस करेगा कि भैया अलॉकेबल सरप्लस तो 70,000 का था, 8.33 बांटना पड़ गया, हम तो 70,000 बांटने थे, सरकार कहती है 83,333 बांटना है. कोई नहीं, इसको आप आगे के 4 साल के अलॉकेबल सरप्लस से सेट ऑफ कर सकते हो. सेट ऑफ, ये सेट ऑफ सेक्शन 15 में होता है. जैसे आपने इनकम टैक्स में देखा होगा ना, प्रॉफिट्स कम थे, लॉस ज्यादा था, लॉस पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ, आगे के 4 साल से सेट ऑफ कर लो. इसी तरीके से आप यहां पर भी जो एक्सेस अमाउंट आपको देना पड़ रहा है, आपका अलॉकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है, अलॉकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है, तो 13,333 का लॉस आगे 4 साल के अलॉकेबल सरप्लस से सेट ऑफ कर सकते हैं. अब एक और केस देखिएगा बेटा, तुम्हारा अलॉकेबल सरप्लस 2.5 लाख है. बोनस परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 25%. ये बहुत ज्यादा है, तो बोनस क्या 25% दोगे एम्प्लॉयज को? सरकार का ना, अब आ जाएगा मैक्सिमम बोनस, और मैक्सिमम बोनस बेटा सेक्शन 11 में है, दैट इज 20%. तो यानी कि हम 20% बांटेंगे ऑफ 25,000 पर एम्प्लॉय हो गया ना, तो 5,000 पर एम्प्लॉय, यानी कि 20% से ज्यादा बोनस नहीं हो सकता और 8.33% से कम नहीं हो सकता. ये बात याद रखना. अब क्या होगा बेटा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम 20% पे करें सभी इंप्लॉयज का, दैट इज 2 लाख, और अलॉकेबल सरप्लस तो 2.5 लाख रुपए है. एक्सेस दैट इज 50,000 जो रह गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सेट ऑन होगा अंडर सेक्शन 15 इन 4 ससीडिंग अकाउंटिंग ईयर्स. तो आगे आने वाले 4 सालों में ये ऐड कर देंगे प्रॉफिट. तो यानी कि बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर
अलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से कम है, मिनिमम इतना, अलोकेबल सरप्लस कम, तो ये लॉस है, ये आप आगे के 4 सालों में सेट ऑफ कर लेना। अलोकेबल सरप्लस इतना, मैक्सिमम बोनस इतना, 20% से ज्यादा आ रहा है, तो एक्सेस वाला वो आगे के 4 सालों में सेट ऑन हो जाएगा। तो यानी कि बोनस इंप्लॉय का घूमेगा 8.33% से लेकर 20%। क्लियर है मेरी बात? चलिए लेट्स कम टू द समरी चार्ट। Let's come to the summary chart. Now, minimum bonus सेक्शन 10 में हमने किया 8.33%, सेक्शन 11 में किया 20%, सेक्शन 12 यहां पर भी है और सेक्शन 12 इधर भी है। आग इस दिल में भी है, आग उस दिल में भी है। इसका मतलब यह होता है, अगर आपकी सैलरी इंप्लॉय की 3500 रुपए महीने से ज्यादा है, 3500 से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अर्निंग 5000 पर मंथ, तो माई एनुअल सैलरी विल बी 5000 इंटू 12, 60,000। एम आई राइट? परसेंटेज 8.33% और 20% will not be applied on 60,000, will be applied on 3500 into 12। तो जो भी आपका बोनस है, if your salary is exceeding 3500 per month, will take 3500 per month as the basis for calculating minimum and maximum bonus। ये सेक्शन 12 कहता है। सेक्शन 13 प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं है आज की दुनिया में, सेक्शन 13 प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूं। वैसे मिनिमम बोनस पता है कितना है बेटा? 8.33% और 100 रुपए, विच एवर इज मोर। 8.33% और 100 रुपए विच एवर इज मोर। होता क्या है बेटा, अगर आप मान लीजिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, अर्न कर रहे हो 90 रुपए महीना, 90 रुपए महीना, दैट्स नॉट पॉसिबल इन दीज डेज। कैन यू इमेजिन दैट? तो ये लिमिट थी पुरानी, लेकिन फिर भी आपको पीछे मैं बता दूं जिससे दिमाग में कोई शंका ना रहे। यू अर्निंग 90 रुपीज पर मंथ, तो एनुअली कितना हो गया बेटा? 90 इंटू 12, 1080 के आसपास हो गया। 90 इंटू 12, 1080। फॉर गॉड सेक जस्ट एज्यूम 90 रुपीज पर मंथ इंटू 12, 1080। मिनिमम बोनस कितना हो गया बताओ जरा? 90 रुपए हो गया, हाँ या ना? और 100 रुपए विच एवर इज हाइयर, ये कॉन्सेप्ट था। तो मिनिमम बोनस है 8.33% और ₹100 विच एवर इज हाई। ऑब्वियसली अगर आप 90 रुपए महीना कमा रहे हो, 8.33% करो, 90 इंटू 12 इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100 इज 90 रुपए, बट 100 मिलेगा। लेकिन बेटा अगर आपने 6 मंथ्स काम किया है, 6 मंथ्स, तो 90 इंटू 6 करो, 6 महीने काम किया, आप करो 90 इंटू 6, इसका 8.33 करो, तो बेटा आएगा 45 रुपीज। 90 रुपए महीना काम किया, 6 महीने काम किया, 45 और 100 विच एवर इज हाई। 100 रुपीज की लिमिट है, लेकिन 6 महीने काम किया है ना, तो 100 रुपए की जो लिमिट है वो साल की है, तो उसको भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपने पूरे साल काम नहीं किया, तो ये जो 100 रुपए की लिमिट है, ये प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देते हैं। प्रैक्टिकली आजकल पॉसिबल नहीं है। क्यों? अरे भाई मिनिमम वेजेस भी आजकल 4 से 5 हजार रुपए की हैं, तो 100 रुपए तो कहीं लॉजिक है ही नहीं, थियोरेटिकल बात। चलिए नेक्स्ट, अलॉकेबल सरप्लस, ये मैंने आपको समझा दिया। सैलरी और वेजेस, हाँ सैलरी और वेजेस का परसेंटेज है आपका बोनस। सैलरी और वेजेस में क्या आएगा? सैलरी और वेजेस का मॉनेटरी आइटम्स आएंगे, मोटा मोटा 4। बेसिक सैलरी
बेसिक सैलरी आएगा, मॉनेटरी होता है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई को बीट करने के लिए मिलता है। अरे यार महंगाई बहुत है, उसको कंपनसेट करने डियरनेस अलाउंस देते हैं। तीसरा फ्री फूड, मुफ्त में खाना। और चौथा फ्री फूड अलाउंस, या मुफ्त में खाना खाने के लिए पैसा। फ्री फूड और फ्री फूड अलाउंस इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब बेटा पैसे आपके कम कर दिए। मान लीजिएगा 8,000 रुपये महीना कमाता हूं, आपके 2,000 रुपये कट कर दिए और उसके बदले आपको खाना दे रहे हैं, तो मेरी सैलरी 6 नहीं मानेंगे 8 मानेंगे, क्योंकि मेरा पैसे कम कर दिए। तो मॉनेटरी आइटम सैलरी में आएंगे, डीएनएस अलाउंस आएगा, फ्री फूड और फ्री फूड अलाउंस इन ल्यू ऑफ सैलरी आएगा, उसका 8.33% या 20% करेंगे। कोई मकान रहने के लिए दिया, कोई गाड़ी चलाने के लिए दी, उस आइटम्स का हाँ उनको वैल्यू करते हैं, लेकिन उन आइटम्स को 8.33 और 20% में नहीं। और ये आइटम अगर 3500 से ज्यादा है तो सेक्शन 12 कहते हैं 3500 पे निकालना। तो चेन क्या हुई? पहले एम्प्लॉय की सैलरी के मॉनेटरी कंपोनेंट्स, बेसिक, डीए, फ्री फूड अलाउंस, फ्री फूड इन ल्यू ऑफ सैलरी ऐड कर दो। ये तीनों आइटम मिलाकर 3500 से ज्यादा बने, 3500 ले लेना, 4 बने 3500, फिर जितने महीने काम किया मल्टीप्लाई इनटू 8.33% मिनिमम और मैक्सिमम 20%। ये फंडा है। अच्छा जी, अब आते हैं एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट्स। फ्रेंड्स, एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट्स क्या हैं जिन पर बोनस एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं? बड़ा सिंपल है यार, फैक्ट्री पे एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट को कवर किया गया। फैक्ट्री, फैक्ट्री का मीनिंग फैक्ट्रीज एक्ट से है। और भैया फैक्ट्री वो एक जगह है जहां पर उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। विद दी पावर, विदाउट पावर। ये पावर वो ताकत नहीं है, पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। मिनिमम 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं अगर वहां पर पावर से काम होता है। 10 एम्प्लॉइज, पावर का मतलब एसी बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। और जहां उत्पादन बिना पावर के होता है, बीड़ी की फैक्ट्री, बीड़ी जलाइले जिगर पे जिया, ऐसा कोई वो बिपाशा बासु का गाना भी था। सो अगर विदाउट पावर काम होता है, बीड़ी है, मोमबत्ती की फैक्ट्री है, तो मिनिमम 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसको फैक्ट्री कहते हैं। और कहां लागू होता है? शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, जहां पर मिनिमम 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो उत्पादन जहां पर होता है वहां पर तो 10 और 20 एम्प्लॉइज, डिपेंडिंग ऑन पावर है या नहीं है। उसके अलावा सीए का ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई पेट्रोल पंप है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 20 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उसके अलावा जहां पर मिनिमम 10 एम्प्लॉइज काम करते हो, 10 एम्प्लॉय, 20 नहीं 10, और 20 से कम काम करते हो, 10 एम्प्लॉइज मिनिमम काम करते हो और 20 से कम काम करते हो, वहां पर सरकार ऑर्डर पास करके बोनस एक्ट लगा सकती है। ऑर्डर पास क्यों करेगी? इसके पीछे ये होगा हाई प्रॉफिटेबिलिटी। मे भी कोई रेस्टोरेंट है, 15 एम्प्लॉयज काम करता है, अच्छा 20 पे तो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, 15 एम्प्लॉयज काम करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। कोई सिनेमा हॉल है, 15 एम्प्लॉयज काम करते हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हो, दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, बोनस एक्ट में नोटिफिकेशन पास करेगी, नोटिफिकेशन पास करेगी, और नोटिफिकेशन पास करके ऑफिशियल गैजेट में, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट कर कर सरकार का ऑर्डर गवर्नमेंट के रजिस्टर में लिखकर लगा देगी। और एक बार बोनस एक्ट लग गया भैया, ड्रग्स की तरह है, पीछा नहीं छूटेगा। तो एक बार 20 एम्प्लॉयज थे, बोनस एक्ट एक अकाउंटिंग ईयर में लग गया, अगले साल एम्प्लॉयज 15 रह गए, 5 को निकाल दिया, अरे भैया बोनस एक्ट तो लग गया, तो लग गया। ये लॉ है, एक बार लग गई तो लग गई, है ना। आइए अब मैं
नॉट कवर्ड इन वन, नॉट कवर्ड इन वन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट्स हो गई? जो फैक्ट्री नहीं है, या जहां पर 20 एम्प्लॉयज काम नहीं करते, या जहां पर नोटिफिकेशन नहीं आया, समझ लो मेरे। और नोटिफिकेशन कहां आता है? 10 और 20 से कम हो। तो जहां पर 5 एम्प्लॉय हैं, 8 एम्प्लॉय हैं, वो तो कवर्ड नहीं है। अच्छा बेटा, कवर्ड है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, शोरूम है, 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 16 में एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सेक्शन 16 क्या है? नई एस्टैब्लिशमेंट, नया नया बच्चा। नया नया बच्चा क्या होता है भाई? मतलब छोटा सा बच्चा है, अभी 1 साल का है, बोल रहा है बेटा क्रॉस कंट्री रेस भाग, भाग बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, भाग भाग मिल्खा भाग। बोलेगा भाई चलना सीखा नहीं, भागाने की बात कर रहे हो। तो 16 में नई नवेली एस्टैब्लिशमेंट्स 8 सालों तक इन पे रियायत होती है बोनस एक्ट की। उसके अंदर डिटेल है, छोटी छोटी, 5 साल तक है, 6 साल, 7 साल, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। 8 साल तक आपके ऊपर बोनस एक्ट लिमिटेड फॉर्म में लगेगा। सेक्शन 20 पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक सेक्टर सरकारी एस्टैब्लिशमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज, एनटीपीसी, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भैया इनका मेन एम जो होता है वो सर्विस मोटिव का होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती। उनकी मोनोपोली भी होती है, सेल हो गया, भेल हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया। लेकिन अगर ये कंपटीशन कर रही है किसी ऐसे प्रोडक्ट पर जहां से इनको इनकम आ रही है पूरी इनकम का 20%, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टाटा स्टील्स प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट है और आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसका कंपटीशन सीधा टाटा स्टील के साथ है और उस प्रोडक्ट से इनकम टाटा स्टील्स को मिनिमम 20% आ रही है, टाटा स्टील्स को सॉरी सेल को मिनिमम 20% इनकम आ रही है, तो हम क्या करेंगे? सेल पर भी बोनस एक्ट लगा देंगे। तो जनरली पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स पर बोनस एक्ट लागू नहीं होता। सरकारी कंपनियां अगर इनका कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, और कंपटीशन के कारण मिनिमम 20% टोटल इनकम में आ रहा है, तो मोटिवेट करने की जरूरत है, एम्प्लॉइज को बोनस देंगे। सेक्शन 32 में हॉस्पिटल्स, एनजीओज, इस टाइप की संस्थाएं जिनका मेन मोटिव सर्विस होता है, इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी आती है, बोनस एक्ट लागू नहीं होगा। इसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी भी आती है। आप बोलोगे सर वो तो सेक्शन 20 में था। बेटा इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट। एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर सेक्शन 20 में थी, क्या थी? सरकार का नियंत्रण, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब 51% इक्विटी सरकार के पास। लेकिन रेलवेज सरकार की खुद की है, फुल्ली ओन्ड, अपनी मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं है, खुद ही चला रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरी फैक्ट्री है और रिलायंस में मेरा मोर देन 50% कंट्रोल है, दैट्स अ डिफरेंस। तो सरकारें 32 में है, सरकार द्वारा नियंत्रण वाली एस्टैब्लिशमेंट 20 में है। तो 32 सेक्शन में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेड क्रॉस सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इस टाइप की नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस को सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, क्या जी आप सर्विस का काम है, भला कर रहे हो देश का, एम्प्लॉय भी देशभक्ति में लगे हुए हैं, सर्विस के मोटिव में है, प्रॉफिट कमाना एम है नहीं, क्यों बोनस दे रहे हो? और सेक्शन 36 आपका है आर्थिक हालात खराब हो गए, कोई नेचुरल डिजास्टर आया, अर्थक्वेक आया, सूखा पड़ा, चीनी मिलें बंद हो गई, या कुछ ऐसा काम हुआ, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अरे यार सरकार को दरखास्त करो,
दुहाई हो, बोनस एक्ट से रिहाई हो। तो ये काम हो सकता है 36 में। एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, अदर सर्कमस्टांसेस हैं, बोनस एक्ट से छुटकारा दे देंगे। आइए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो होता है जिसके पास कंट्रोल होता है। डेफिनेशन गिवन 214 इज अ थियोरेटिकल डेफिनेशन। जिसके पास कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर है, विच यू कैन स्टडी। नाउ द पॉइंट इज एम्प्लॉय कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एम्प्लॉय वो है जिसकी सैलरी 221 वाली सैलरी, वो 4 आइटम मिलाकर 10,000 रुपए महीने तक है। एम्प्लॉय वो है। अगर आपकी सैलरी 10,000 महीने से ज्यादा है तो एम्प्लॉय होते हुए भी एम्प्लॉय नहीं होंगे। सर क्या बोल रहे हो? अरे भैया, तुम एम्प्लॉय होंगे अगर 15,000 रुपए सैलरी, लेकिन बोनस एक्ट के लिए एम्प्लॉय नहीं होंगे, और बोनस एक्ट में एम्प्लॉय नहीं होंगे तो तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है, फ्रेंड्स, अच्छा कमा लेते हो तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत है। तो इट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्संस हु आर अर्निंग अप टू 10,000। दे नीड सम मोटिवेशन, दे आर अर्निंग लेस। हाँ, बाकी अगर 10,000 से ऊपर जो कमा रहा है उसको बोनस देना है, बोनस एक्ट मदद नहीं करेगा भैया। आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्चुअल बोनस मिलेगा, बोनस एक्ट में बोनस नहीं मिलेगा। काम कैसा भी हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, सुपरवाइजरी हो, टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, क्लेरिकल हो, वो फर्क नहीं है। पगार 10,000 तक, वो मॉनेटरी आइटम वाले अमाउंट 10,000 तक। लेकिन अगर 8,000 कमा रहे हो, एम्प्लॉय तो हो, लेकिन कैलकुलेशन 3500 पे होगी। ये बात याद रखना। दोबारा रिपीट करता हूं, 15,000 महीना कमाते हो, एम्प्लॉय नहीं हो। 10,000 महीना कमाते हो, एम्प्लॉय तो हो, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम बोनस सेक्शन 12 जो कहता है वो कैलकुलेट करेंगे 3500 पे। तो ये याद रखना। तो एलिजिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय की डेफिनेशन के लिए 10,000, कैलकुलेशन के लिए 3500। डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 9, डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 9, बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन के रीजन दिए हुए हैं। फ्रॉड, धोखाधड़ी करी तुमने, अगर एम्प्लॉयर के साथ और नौकरी से निकाल दिया गया, then you are fired from the service and fired from bonus. That is the point. Dhokadhadi means maybe some financial mismanagement करी है। धोखाधड़ी में it's a wide term which cannot be defined, but which means you have some done hanky panky or there's some violent behavior on your part, violent behavior, violence, लड़ाई वड़ाई करते हैं, निकाल दिया, टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या चोरी करी है, थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, साबोटाज मीन्स व्हेन यू आर डूइंग सम रॉन्ग थिंग विदाउट डिस्क्लोजिंग और आइडेंटिटी। मशीन थी, उसकी आपने पेच लूज कर दिए, मशीन खराब हो गई सारी दोस्तों, आपको निकाल दिया गया। दैट्स नॉट फ्रॉड, दैट्स साबोटाज। समझ रहे मेरी बात? तो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, साबोटाज है, एंड यू आर फायर्ड फ्रॉम द सर्विस, डोंट एक्सपेक्ट बोनस, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। नाउ एलिजिबिलिटी मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय, मिनिमम 30 वर्किंग डेज अकाउंटिंग ईयर में काम दिखाना है, मिनिमम 30 वर्किंग डेज अकाउंटिंग ईयर में काम दिखाना है, अदरवाइज उस साल बोनस नहीं मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, वर्किंग डेज इंक्लूड्स डीम्ड वर्किंग डेज अंडर सेक्शन 14। डीम्ड वर्किंग डेज मींस एक्चुअल का मतलब जिन दिन काम किया वो तो एक्चुअल वर्किंग डेज, जिन दिन काम नहीं किया वो भी इंक्लूड करेंगे। और डीम्ड वर्किंग डेज क्या है? 1 ले ऑफ पीरियड, ले ऑफ होता है सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में, 15 दिन फैक्ट्री, 20 दिन, महीना 2 महीना फैक्ट्री बंद रही, आपकी गलती कोई है? सीजनल है या किसी और कारण, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंतर्गत।
तो ले ऑफ मीन्स व्हेन द फैक्ट्री इज ऑफिशियली क्लोज नॉट बिकॉज ऑफ यू, सम अदर रीजंस, देन इट विल बी इंक्लूडेड एज डीम्ड वर्किंग डे। तो एक्चुअल दिन काम किया 25, 5 दिन फैक्ट्री बंद रही, ले ऑफ हुआ तो 30 हो गया, बोनस मिल जाएगा। किस पे कितना, वो तो सैलरी पूरे साल की जितना भी आपने काम किया उसका 8.33 और 20% डिपेंडिंग अपॉन अलॉकेबल सरप्लस। ले ऑफ क्या आ गया, लीव आ गया, छुट्टी ली हुई है आपने, लीव विद सैलरी वेजेस, है ना, छुट्टी ली हुई है, उस दिन को भी डीम वर्किंग डे में लेंगे। एक्सीडेंट हो गया नौकरी के दौरान, टेम्परेरी डिसेबल हो गए, 15 दिन नहीं आ पाए, डीम वर्किंग डेज। और फीमेल एम्प्लॉइज मैटरनिटी लीव्स, डीम वर्किंग डेज। तो ये सब मिलाकर 30 दिन काम करो, और नहीं भी करो सेक्शन 14 में दिखा दो काम हुआ है, तो आपको 30 दिन हो गया, अच्छी बात, मैं करूंगा अच्छी बात, दैट इज द पॉइंट। नाउ डिडक्शंस फ्रॉम बोनस, डिडक्शंस सेक्शन 17 में डिडक्शन इज समथिंग इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड? सेक्शन 17 में क्या लिखा है? लिखा है साल के बीच में इंटरिम बोनस मिला है, साल के बीच में इंटरिम बोनस, साल के बीच में, या मेरी बात सुनिएगा, या पूजा बोनस मिला है दिवाली पूजा पे, या रीति रिवाज कस्टम्स के बेसिस पे बोनस मिला है। होता है साल के बीच में दिवाली पे बोनस मिलता है 2000 रुपये, एनुअल डे जब बनाते हैं स्कूल का, नहीं एम्प्लॉय बना रहा है 1000 रुपये जब दिए, या कोई या रीति रिवाज है, कुछ भी है, वो बोनस जब फाइनल बोनस मिलेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। ये राइट है एम्प्लॉयर के पास। लेकिन याद रखना जो इंटरिम बोनस है, जो पूजा बोनस है, कस्टमरी बोनस है, उसी अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। क्या मतलब? अकाउंटिंग ईयर है 14-15, 14-15 का दिवाली बोनस है 2000, और 14-15 का 14-15 का फाइनल बोनस है 4000। वो 2000 4000 माइनस में 2000 मिलेगा। अगर गलती से एम्प्लॉयर 2000 रुपए 4000 जो फाइनल बोनस था, बोनस एक्ट का, उसमें से माइनस नहीं किया, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। उसी साल का इंटरिम कस्टमरी पूजा बोनस उसी साल के फाइनल बोनस से माइनस होगा। और सेक्शन 18 में आप गिल्टी हो फाइनेंशियल लॉस कॉज करने का, यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक नुकसान एम्प्लॉयर को किया। आर्थिक मीन्स फाइनेंशियल, अगर आपने उसको आर्थिक नुकसान नहीं किया, मेंटल टॉर्चर किया, फाइनेंशियल लॉस, सम नुकसान हुआ, नौकरी से निकाला नहीं गया, नौकरी से निकाला गया था, सेक्शन 9 के रीजंस होते तो डिस्क्वालीफाइड, तो यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू द एम्प्लॉयर, देन दैट अमाउंट ऑफ लॉस फॉर दैट उसी अकाउंटिंग ईयर के फाइनल बोनस से माइनस कर देंगे, दैट इज द। तो 17 में इंटरिम कस्टमरी पूजा बोनस उस साल के फाइनल बोनस से, उस अकाउंटिंग ईयर के फाइनल बोनस से, सेक्शन 18 में फाइनेंशियल लॉस उस साल के फाइनल बोनस से माइनस करेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 31A मैंने आपको बताया प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस। क्या मतलब? आप अपने एम्प्लॉयर के साथ प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस प्राप्त करने के लिए एग्रीमेंट कर लो, फिर आपके ऊपर प्रॉफिट बेस्ड बोनस लागू नहीं होगा। आपने मेहनत करी, खिलौने की फैक्ट्री में काम करते हो, टॉयज बनाए, पर टॉय बोनस मिल जाएगा, आग लगे प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स हो ना हो, माल बिके ना बिके, आपकी जेब तो गर्म हो गई। लेकिन प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस 31A में मिनिमम बोनस से कम नहीं होगा, 8.33% ऑफ द सैलरी, और 20% से ज्यादा नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए कोई अलॉकेबल सरप्लस नहीं चाहिए। कैलकुलेशन टॉयज जितने बना रहे हो, जितना प्रोडक्ट बना रहे हो, जितना आपकी प्रोडक्टिविटी आवर्स है, उसके बेसिस पे होगा, लेकिन सैलरी का 8.33 और 20% से कम और ज्यादा नहीं हो सकता। ये इसलिए किया गया है, तुम तो घर के रहना घाट के रहे, अरे 8.33 से कम मिल रहा है प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस, फिर क्या फायदा हुआ? तो इट शुड नॉट बी लेस देन 8.33% और मोर देन 20%। यू आर क्लियर? नेक्स्ट, मोड ऑफ बोनस सेक्शन 19 में इट हैज टू बी नकद, रोकड़ा, मॉनेटरी टर्म्स, कैश हो, चेक हो, इट कैन नॉट बी नॉन मॉनेटरी, झप्पी दे दी, नॉट अलाउड।
टाइम लिमिट ऑफ बोनस बड़ा सिंपल है बेटा, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बोनस को लेकर, नो झगड़ा, मधुर संबंध, खुशहाली, हरियाली, तो बेटा 8 महीने में फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोनस मिल जाएगा। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 15 को, 31 मार्च 15 से 8 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 31 मार्च 15 खत्म होते ही 8 महीने में हरियाली छा जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयर टाइम एक्सटेंड करवा सकता है, अगर 8 महीने में देने में इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स और हैविंग सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी, he can appeal to the appropriate government, that is the central government or the state government, and time extended can be 2 years. तो 31 मार्च 15 का बोनस, 31 मार्च 15 का बोनस 31 मार्च 17 तक दिया जा सकता है, नॉर्मली 8 मंथ्स, अदरवाइज मैक्सिमम 24 मंथ्स, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अगर डिस्प्यूट है तो 1 महीने के अंदर बोनस मिल जाएगा, 1 महीना फ्रॉम दी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर दोबारा रिपीट करता हूं, अगर डिस्प्यूट है तो जब डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल डिसाइड कर देगी वहां से 1 महीने में, तो कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन 31 दिसंबर अप टू 31 जनवरी, 1 month फ्रॉम द सेटलमेंट। तो इफ देयर इज नो डिस्प्यूट, 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एक्सटेंडेबल टू 2 years फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर। There is no dispute, 1 month. Now, recovery. If within 8 months, which is a normal time period, you're not you didn't get the bonus, you can appeal to appropriate government, which is the central government or the state government. They will assess whether actually the bonus was due. If the bonus was due, they are going to issue a certificate to the collector. जिला अधिकारी शायद उसको कहते हैं हिंदी में, कलेक्टर, उसको सर्टिफिकेट देंगे। कलेक्टर फिर एम्प्लॉयर के पास जाकर रिकवर करेगा एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब, एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग, और लैंड रेवेन्यू का था लैंड के टैक्सेस। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमीन पे या गांवों में जमीन पे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स की रिकवरी वहां पर कलेक्टर करता है। कैसे? आपको नोटिस देगा, पहले नोटिस देगा कि भैया आपका बकाया अमाउंट है, कलेक्टर नोटिस देगा एम्प्लॉयर को। कलेक्टर कहां से आया? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां से आई? आपने उनको अर्जी दी कि एम्प्लॉयर ने बोनस नहीं दिया, तो कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट जाएगा, कलेक्टर नोटिस देगा, आपको टाइम दे रहे हैं दो, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टीज की ऑक्शन कर देंगे, नीलामी कर देंगे। बीटिंग ऑफ द ड्रम्स भी हो सकता है, नगाड़े बजा ढोल बजने लगा, तो इस टाइप से आपकी बेइज्जती भी कर सकते हैं नगाड़े बजाकर कि देखो जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो क्वाइट लॉट ऑफ पावर इज विद द कलेक्टर, ही कैन रिकवर इट बाय ऑक्शनिंग योर प्रॉपर्टी, सीजिंग योर प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी। तो एक बहुत अच्छी पावर एम्प्लॉय को दी गई है। अगर बोनस ना मिले, उसका रिप्रेजेंटेटिव चला जाए एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय अब नहीं है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या खुद ना करो, कोई ऑथराइज पर्सन को भेजो, मिलेगा बिल्कुल। और ये एप्लीकेशन कब जाएगी? 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट द बोनस बिकेम ड्यू। तो 31 मार्च 15 का जो नॉर्मल टाइम लिमिट 8 महीने है, 8 महीने में तो एप्लीकेशन फाइल नहीं करोगे ना, 1 year फ्रॉम द ड्यू डेट है। जब भी बोनस ड्यू हुआ वहां से 1 महीने, 1 साल में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 31 मार्च 15 का बोनस है तो 31 मार्च 16 तक। ऑब्वियसली 8 महीने का नॉर्मल टाइम है, तो 8 महीने में अप्लाई नहीं करोगे, बाकी की 4 महीने में अप्लाई करोगे। टाइम एक्सटेंड हो जाता है, 1 साल में अप्लाई नहीं कर पाए तो। डिस्प्यूट क्या है? अगर बोनस के अमाउंट को लेकर डिस्प्यूट है, एलिजिबिलिटी को लेकर डिस्प्यूट है, या ये पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है ना, एम्प्लॉयर कह रहा है मेरी तो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है, मैं तो बोनस दूंगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्शन 20 में पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोनस एक्ट लागू नहीं होता। एम्प्लॉइज कह रहे हैं झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो,
ये तो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, तो आप इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ भैया, सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बोनस एक्ट में नहीं है। बोनस एक्ट में समाधान डिस्प्यूट का नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो ही मैकेनिज्म लागू होगा। तो whenever there is an industrial dispute, we levy the Industrial Dispute Act, and according to Industrial Dispute Act, Board of Inquiry is conducted. The matter is referred to the tribunal. All this process which is held in the case of disputes will be applicable in case of bonus dispute. तो भैया सिंपल सी बात है, बोनस एक्ट में सेपरेट डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म फॉर्मूला नहीं है। सीधा कह दिया जी ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लेंगे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू हो जाएगी, जिसमें क्या होता है, रिकंसिलिएशन ऑफिसर बीच में मध्यस्थता, बीच में एक थर्ड पार्टी को बिठाते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफिसर, वो देखता है क्या बात है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, लेबर कोर्ट के पास बात जाती है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत बोनस का डिस्प्यूट भी सॉल्व करेंगे। ये बात सेक्शन 22 में है। 23, 24 और 25 सेक्शन क्या है बेटा, डिस्प्यूट हुआ एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। डिस्प्यूट हुआ एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। फ्रेंड्स, मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया, ट्रिब्यूनल के पास गया, किताबें पेश हुई, किताबें ऑडिट हैं बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई सरकारी एस्टैब्लिशमेंट है, हाँ अगर उसमें बोनस एक्ट लग रहा है, बताता ना कंपटीशन होता है, 20% इनकम आती है तो लगता है। उस केस में सीएजी की ऑडिट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उस केस में किसी को प्रॉफिट्स जो निकाले गए हैं किताबों की जेन्युइननेस पर क्वेश्चन मार्क उठाने नहीं दिया जाएगा। ये बात 23, 24, 25 में 3 सेक्शन क्यों? 23 में डिस्प्यूट है बैंकिंग कंपनी का अपने नॉन बैंकिंग कंपनी का या किसी कॉरपोरेशन का डिस्प्यूट है एम्प्लॉय के साथ। नॉन बैंकिंग कंपनी का मतलब हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया एग्जांपल, नॉन बैंकिंग कंपनी। कॉरपोरेशन कोई स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, उसका डिस्प्यूट है तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठाने देंगे। सेक्शन 24 में बैंकिंग कंपनी का डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर अलग अलग है। बैंकिंग कंपनी मतलब आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंकिंग लिमिटेड, किताबें ऑडिटेड है, क्वेश्चन मार्क नहीं उठाने देंगे। सेक्शन 25 है अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर ना ही वो कंपनी है ना ही वो बैंक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि इंडिविजुअल का, उस पर बोनस एक्ट लगता है। वहां पर किताबें ऑडिट हो भी सकती हैं, ऑडिट नहीं भी हो सकती है। अगर किताबें ऑडिट हैं वही प्रिजम्पशन आ जाएगी सही है, और नहीं है तो ऑडिट करवा भी सकता है ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर। तो मोटा मोटा मुद्दा समझो यार, अगर किताबें ऑडिटेड हैं उनकी विश्वसनीयता पे, उनकी अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई फिगर चाहिए ट्रेड यूनियन एम्प्लॉइज को, वो देंगे। तीनों सेक्शन मोटा मोटा फर्क क्या है? 23 सेक्शन में डिस्प्यूट नॉन बैंकिंग कंपनी का या कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय के साथ, 24 में बैंकिंग कंपनी का एम्प्लॉय के साथ, और 25 में अदर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ। किताबें ऑडिटेड है, सीए की ऑडिटेड, सीए द्वारा या सीएजी द्वारा, उनकी जेन्युइननेस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। ये प्रोटेक्शन दी गई है एक तरीके से एम्प्लॉयर को, सो दैट टाइम खींचे ना बेमतलब में। बेटा 26 सेक्शन में एम्प्लॉयर को किताबें बनानी है, 3 मोटी मोटी किताबें बनानी है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। बेटा फॉर्म ए में अलॉकेबल सरप्लस कैसे कंप्यूट किया वो
कंप्यूटेशन बतानी है जो मैंने सबसे पहले बताया। बेटा फॉर्म बी के अंदर सेट ऑन सेट ऑफ कैसे किया, सेट ऑन सेट ऑफ है ना, सेट ऑफ क्या था, जब आपका मिनिमम बोनस 8.33 देना पड़ा, प्रॉफिट कम थे, लॉकेबल सरप्लस कम था। या सेट ऑन कब हुआ, जब आपका मैक्सिमम बोनस से ज्यादा लॉकेबल सरप्लस है, 20% दिया है 25%, 5% सेट ऑन था, वो कंप्यूट कैसे किया। और फॉर्म सी आपको बनाना है जिसमें डिडक्शन 17-18 सेक्शन की कितनी करी वो बतानी है। तो फॉर्म ए में कंप्यूटेशन ऑफ अलॉकेबल सरप्लस, फॉर्म बी में आपको बताना है, फॉर्म बी में आपको बताना है, क्या बताना है अभी बताया, सेट ऑन सेट ऑफ। फॉर्म सी में आपको बताना है, फॉर्म सी में आपको बताना है डिडक्शन कैसे करी। बेटा इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, सो दैट सिस्टम्स सही चले, एम्प्लॉयर पालन करे। इंस्पेक्टर के पास वाइड पावर है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट में एंट्री कर सकता है, तूने मारी एंट्रियां दिल में बजी घंटियां टन टन टन, एंट्री कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, फोटो स्टेट करवा सकता है, जस्ट टू सी वेदर बोनस एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं। और अगर बोनस एक्ट का पालन नहीं करते, डायरेक्शंस फॉलो नहीं करते, 6 महीने तक पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और प्लस 1000 रुपए तक का फाइन आप पे लगाया जा सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ये पेनल्टी आपके सेक्शन 28 में है। तो दोस्तों आई हैव गिवन यू बोनस एक्ट का एंटायर मसाला in approximately 1 hour. I hope you have liked it. If you have any queries, you can put your comments on the video which I'll reply at the earliest. आगे के सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसी बात से मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद रहो। जिंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।